हेलो, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 में आपके बायोलॉजी जो है साइंस में, उसमें आपका जो टॉपिक पहला पार्ट अभी शुरू किया है, उसमें इसके पहले आपको एक कोशिकी और बहुकोशिकीय जीव के बारे में बताया था। आज हम उसी क्रम में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में डिफरेंट पढ़ेंगे, यानी डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में अंतर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आप पहले हेडिंग डालोगे एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों में अंतर, उसके बाद में पेज को दो भागों में डिवाइड करोगे, एक साइड में एक कोशिकीय जीव और दूसरे साइड में बहुकोशिकीय जीव। इसके बाद देखते हैं पहला पॉइंट, आपको जैसे कि हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है, एक कोशिकीय जीव यानी कि इनका शरीर एक कोशिका से बना होता है। लिखा है इनका जीव केवल, यहाँ पर आप लिख लेना, इनका जीव शरीर, ठीक है, इनका जीव शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। यानी एक कोशिकीय जीवों का जो शरीर होता है, उनके शरीर में केवल एक कोशिका के द्वारा ही निर्मित होता है। आपको बता चुके हैं किसी भी जीवित जीवधारी का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी कोशिकाएं ही उस शरीर में सबसे छोटी इकाई होती हैं। शरीर को निर्मित करने के लिए सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिका के द्वारा ही अनेक प्रकार के ऊतक, अंगतंत्रों से जो है आपका जो है कंकाल बनता है। कंकाल से ही पूरा एक शारीरिक ढांचा या शारीरिक तंत्र बन जाता है। तो एक कोशिकीय जीव हैं, उनका जो शरीर है वो केवल एक कोशिका से बना होता है, यानी इनका जीव शरीर एक कोशिका से बना होता है। बहुकोशिकीय जीव शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है। बहुत माने बहुत ज़्यादा, या मल्टी, ठीक है, मल्टीपल जिसे कहते हो तो आप इसको लिखोगे जीव शरीर। बहुकोशिकीय जीवों का जीव शरीर बहुत सी कोशिकाओं या अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, बहुत सी कोशिकाओं या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। इसके बाद दूसरा पॉइंट, जीव की सभी जैविक क्रियाएं केवल एक कोशिका द्वारा संपन्न की जाती हैं। जब आपको पता है कि एक कोशिकीय जीव के शरीर में एक ही कोशिका होती है, तो उसके शरीर में होने वाली जो जैविक क्रियाएं हैं, जैसे आपका पोषण, पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, जनन, ये जितनी भी क्रियाएं हैं, उन सभी क्रियाओं को तो जब एक ही कोशिका है तो एक ही कोशिका तो संपादित करेगी। यानी जीव की सभी जैविक क्रियाएं, उत्सर्जन, पाचन, श्वसन, जनन, ये सारी क्रियाएं जो है एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती हैं। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में प्रत्येक कोशिका मौलिक जैव क्रियाएं संपन्न करती है। क्योंकि बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, उनके शरीर में जो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं बहुत सारी, उन कोशिकाओं में जो कोशिकाएं जिस कार्य के लिए बनाई गई हैं या जो कोशिकाएं जिस कार्य के लिए उपयोजित हैं, वो कोशिकाएं उसी कार्य को करती हैं। जैसे जनन तंत्र में जनन कोशिकाएं जो हैं, जनन इकाइयां जो हैं, वो जनन का कार्य संपादित करती हैं। ऐसे श्वसन तंत्र में जो श्वसन की कोशिकाएं हैं, श्वसन तंत्र में श्वसन क्रिया को संपादित करती हैं। तो बहुकोशिकीय जीवों में प्रत्येक कोशिका मौलिक जैव क्रियाएं संपन्न करती है। यानी जो भी अलग अलग कोशिकाएं हैं, बहुत सी कोशिकाएं हैं, वो सभी बहुत सी कोशिकाएं जो है अपने ही कार्य को उपयोजित करती हैं। ऐसा नहीं है कि एक कोशिका ही सारे कार्यों को करती है, क्योंकि एक कोशिकी में एक ही कोशिका थी, इस कारण से वो जीव शरीर की सभी जैविक क्रियाओं को केवल एक ही कोशिका संपादित करती है। जबकि बहुकोशिकीय जो जीव हैं, उनमें बहुत सी कोशिकाएं हैं और वो बहुत सी कोशिकाएं अपने अपने मौलिक क्रियाओं को, अपनी मौलिक जैव क्रियाओं को संपन्न करती हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट, एक कोशिका की क्षति होने पर जीव की मृत्यु हो जाती है। आपको बताया है कि जो एक कोशिकीय जीव हैं, उनके शरीर में एक ही कोशिका होती है। अगर वो कोशिका किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो गई है तो उस जीव की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। वो जीव यानी बचता नहीं है।
एक कोशिका की मृत्यु का जीव पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं होता है। यानी आपको पता है, जैसे आप मनुष्य का ही शरीर ले लो, मनुष्य बहुकोशिकीय जीव में आता है, तो मनुष्य का जो शरीर है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। और देखा होगा आपने कि उसके शरीर में थोड़ी बहुत चोट लगती है, तो थोड़ी बहुत चोट लगने में 1-2 कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं, तो इतना कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है उसके शरीर पर, क्योंकि कुछ समय के बाद वहाँ पर नई कोशिकाएं फिर से जन्म ले लेती हैं और उस चोट वाले हिस्से पे जो है रिकवरी हो जाती है, यानी घाव जो है भर जाता है। और कई बार बहुत सी कोशिकाएं जब क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो व्यक्ति को जो अधिक प्रभाव पड़ता है शरीर पर, क्योंकि वो जब अधिक कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो गई, अधिक चोट या दुर्घटना के कारण ज़्यादा जो है घाव हो गया, तो उसको भरने में काफ़ी समय लगता है और काफ़ी दिन तक उसको इंतज़ार करना पड़ता है। तो जिसके कारण जो है कई सारी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं, तो कई सारी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के कारण उसके शरीर पर, उसके स्वास्थ्य पर काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर 1-2 कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती है तो कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मनुष्य का शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो निरंतर जो है उम्र की प्राप्ति होने पर, यानी जो पूर्ण अपना जीवन जी लेती हैं, उनकी मृत्यु होती रहती है और नई कोशिकाएं पुनः जन्म भी होती रहती हैं, यानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का भी जन्म निरंतर होता रहता है। इसलिए मनुष्य के शरीर पर चोट या दुर्घटना हो जाने के बाद जो है वो इस स्थान जो है वो घाव भर जाता है, और अगर कम घाव है तो वो जल्दी भर जाता है, यानी कम कोशिकाएं अगर क्षतिग्रस्त हैं तो जल्दी से वो स्थान भर जाता है, यानी नई कोशिकाएं जल्दी वहाँ पर, यानी कम है तो जल्दी विकसित हो जाती हैं, और अधिक है तो अधिक कोशिकाओं को विकसित होने के लिए काफ़ी समय लगता है और स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद एकमात्र कोशिका जनन में भाग लेती है। वही बताया था, जैविक क्रियाओं में कई सारी क्रियाएं आ जाती हैं और यहाँ पर आया एकमात्र कोशिका जनन में भाग लेती है, क्योंकि जब एक कोशिकीय जीव के शरीर में केवल एक ही कोशिका होती है तो जनन में भी एक ही कोशिका तो भाग लेगी, और जबकि इसके विपरीत जनन में केवल विशिष्ट कोशिकाएं भाग लेती हैं, यानी जो जनन क्रिया के लिए जो कोशिकाएं उपयोजित हैं, जो कोशिकाएं बनी हैं, वही विशिष्ट जनन कोशिकाएं ही जनन क्रिया को संपादित करती हैं। ठीक है, आगे 5वां पॉइंट, एक ही कोशिका द्वारा मृत्यु से पहले जीव द्रव्य का विभाजन कर देने से जीव द्रव्य की निरंतरता बनी रहती है। यानी यहाँ पर क्या है कि जीव के शरीर में केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, और वो भी कोशिका क्या होती है, मरने से पहले उस कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य भरा हुआ है, जीव द्रव्य जो भरा हुआ है, क्योंकि जीव द्रव्य एक जीवित पदार्थ होता है, और वो जीव द्रव्य जो है वो कोशिका मरने से पहले क्या करती है, उसका विभाजन कर देती है, यानी उस जीव द्रव्य को बांट देती है, जिससे नई कोशिका फिर से, यानी नया एक कोशिकीय जीव फिर से जन्म ले लेता है। तो जब वो कोशिका विभाजन कर देती है, उस जीव द्रव्य, जीवित जीव द्रव्य को बांट देती है, जिसके कारण क्या होती है कि जीव द्रव्य की निरंतरता बनी रहती है, यानी वो जीव द्रव्य निरंतर बनता रहता है और नई कोशिका यानी एक कोशिकीय जीव का निर्माण होता रहता है, जिसके कारण ये जीव जो है एक कोशिकीय जीव अमर कहलाते हैं, यानी ये जीव ना मरने वाले कहे जाते हैं। ठीक है, इमॉर्टल कहलाते हैं, कभी मरते नहीं है इसी कारण से, क्योंकि इनका जो जीव द्रव्य होता है, इसकी एक कोशिका जो है वो मरने से पहले अपने जीव द्रव्य को जो है विभाजित कर देती है। विभाजन मतलब क्या विभाजन का मतलब होता है कि अपने जीव द्रव्य को आगे बांट देती है, जिससे नई एक कोशिका का जन्म हो जाता है, और इस जो जीव द्रव्य है वो एक कोशिका से अगली कोशिका में, यानी अगली एक कोशिका में पहुंच जाता है, और जिसके कारण ये जीव द्रव्य निरंतर बना रहता है, यानी समाप्त नहीं होता है। समाप्त ना होने के कारण इससे अमर जीव या इमॉर्टल कहा जाता है। जबकि मनुष्य में तो ऐसा नहीं होता है, मनुष्य अमर नहीं होते हैं। वही दिया है, मनुष्य या कोई जीव है, कोई पादप है, अमर नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी किसी न किसी दिन जो है मृत्यु जरूर होती है, ये एक सत्य भी है। ठीक है, तो लिखा है जीवन काल अपेक्षाकृत बड़ा होता है, यानी इन एक कोशिकीय जीवों की अपेक्षा जो है सभी पादपों और जंतुओं का जीवन काल बड़ा होता है, और इन जीवों को अमर नहीं माना जाता है, यानी ये जीव अमर नहीं माने जाते हैं, क्योंकि ये जीवों की मृत्यु
अवश्य रूप से होती है। इसके बाद में एग्जाम्पल्स में देखिए कोशिकीय जीव के जीवाणु, अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं क्योंकि इनके शरीर में एक कोशिका उपस्थित होती है। और ये कवक सभी पादप व जंतु, यानी सभी जंतु व पादप आते हैं, जितने भी जंतु हैं जीवित बहुकोशिकीय होते हैं। और कवक जिन्हें हम फंजाई कहते हैं, जैसे नॉर्मल फफूंद कहते हैं। और इसका एक अच्छा उदाहरण बताया था कवक का आपका मशरूम सबसे अच्छा उदाहरण है कवक का, ठीक है, जिसे हम शाकाहारी मांस भी कहते हैं। तो ये सारे जो है बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय जीव में अंतर समाप्त होता है। आप अपनी उसी कॉपी पर क्रम से इसको भी फेयर करना और अच्छे से लर्न भी करना।